जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी सफाई कर रही थी। तभी कोमल चिड़िया का पाँव किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ कुछ है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना रंग आलूद चिराग मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई चिराग है और इस पर तो कुछ लिखा भी है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। कोमल चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतना शोर मचा रही है? माँ जी देखिए ना, ये चिराग मुझे मिट्टी में से मिला है। ये तो किसी बादशाह के जमाने का चिराग लगता है। कोमल बेटी, ये तो बहुत पुराना लगता है, जरा देखो इस पर क्या लिखा है। माँ जी इस पर तो लिखा है कि जो नदी पहाड़ों पर बहती है, अगर चिराग को वहाँ धोएगा तो अंधेरी गार का रास्ता इसके लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। कोमल और उसकी सास ये देखकर दंग रह गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि झाड़ियों के पीछे दो लालची आंखें चमक रही हैं। बादल का बा और बिजली का भी, जो हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखते थे, वो ये सब सुन चुके थे। उनके दिमाग में तो सोने चांदी के महल बनने लगते हैं। बादल जी, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे सुंदर कवि बन जाऊंगी। मैं रेशम के पर लगवाऊंगी और हीरों का हार पहनूंगी। हाँ हाँ बिजली, चिंता ना करो। वो छोटी चिड़िया तो डरपोक है। हम ऐसे इसे डराएंगे कि वो चिराग खुद हमारे कदमों में लाकर रख देगी। बस आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम अपना काम दिखाएंगे। चिड़िया की सास सावित्री बहुत सियानी थी। शाम को वो कौवे चिड़िया के घर की ओर नजरें जमाए बैठे थे। अरे, इन कौवों की आंखों की चमक आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सावित्री वहाँ से तोते और तोती के घर जाती है। चीकू बेटे, बादल के इरादे ठीक नहीं है। वो चिराग तो सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा है, लेकिन बादल उसे जादुई समझ बैठा है। वो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो जादू और खजाने का नाम सुनकर ही कांपे। जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। हम उन कौवों को अंधेरी गार में बुलाएंगे और वहाँ जो उनके साथ होगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर चीकू तोता कबूतर के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। रात हो जाती है। वो कौवे चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। कोमल चिड़िया और उसकी सास अपने घोंसले में गहरी नींद सोई हुई थी। बादल का बा दबे पाँव अंदर आता है और वो चिराग लेकर वहाँ से उड़ जाता है। बिजली, ये देखो मैं चिराग ले आया। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। फिर बिजली कवि और बादल का बा वो चिराग लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बादल जी, यही नदी है जहाँ से हमें चिराग को धोना है। चिड़िया ने कहा था चिराग धोते ही गार का मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ बिजली, मैं अभी धोता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल का बा जैसे ही चिराग को पानी से धोता है तो वहीं पेड़ के पीछे तोता छुपा एक पटाखा फोड़ता है, ताकि कौवों को लगे कि जादू शुरू हो गया है। बिजली, लगता है जादू काम कर रहा है। चलो अब अंधेरी गार की ओर चलते हैं, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी गार के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और अजीब सी बू भी आ रही थी। जैसे वो दोनों गार के अंदर जाते हैं तो गार का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद हो जाता है और बहुत ही भयानक आवाजें आने लगती हैं। बादल, मुझे डर लग रहा है, ये कैसी आवाजें हैं? तभी एक गुफा के अंदर से आवाज आती है। कौन कौन आया है मेरी गुफा में, जिसने मेरी सदियों पुरानी नींद खराब कर दी है? जिन, हम तो बस यहाँ चिराग वापस करने आए थे। क्या क्या बोला तुमने? तुम कौवों ने मेरे चिराग को छूने की हिम्मत की? मैं इस गुफा का जिन हूँ। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। जो भी यहाँ लालच करके आएगा मैं इसे खा जाऊंगा। हो। बिजली तो डर के मारे बेहोश हो जाती है और बादल का बा डर से कांपने लगता है।
तभी तोता ऊपर से मिर्चों का पाउडर गिराना शुरू कर देता है। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ, भूत जी मुझे माफ कर दें। ये चिराग हमने नहीं चुराया, हम तो इसे वापस करने आए थे। अच्छा, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को उठा और उल्टे पांव भाग जा और सुबह होते ही अपना घर चिड़िया के नाम कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी चोंच बहुत लंबी हो जाएगी। हो हो। डर के मारे बादल काका अपनी पत्नी को उठाता है और वहाँ से भागता है। अगली सुबह बादल काका और बिजली का भी पागलों जैसी हालत में सभी पक्षियों के सामने आते हैं। माँ जी, ये ले अपना चिराग, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। आज से हमारा घर भी आपका हुआ, हम दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री हंसते हुए कहती है, बादल बेटे, खजाना तो मेहनत में होता है, जादुई चिरागों में नहीं। ये चिराग तो एक पुराना बर्तन है जिसे मैंने कोमल को सफाई सिखाने के लिए मिट्टी में डाला था। तभी चीकू तोता और कबूतर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ जी, लगता है गप्पों को अब समझ में आ गया होगा कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये सब सुनकर बादल और बिजली बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया की सास और सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे। ठीक है गप्पो, अगर तुम वादा करते हो तो आज से तुम भी हमारे साथ इसी जंगल में रह सकते हो। सुनकर बिजली और बादल बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को सावित्री अपने घर में दावत करती है और सभी पक्षियों को वहाँ बुलाती है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर वहाँ भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुफ्त के खजाने सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं और लालच का अंजाम हमेशा अंधेरी गाड़ जैसा ही होता है। लालच पक्षियों को अंधा कर देता है और अक्लमंदी से बड़े बड़े दुश्मन को भी सबक सिखाया जा सकता है। मायके में तो गरीब थी ही, सोचा पति के यहाँ जाकर राज करूंगी, लेकिन लगता है यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ नहीं तो क्या। चैंकी, कालू नाई ना हुआ, कोई राजकुमार हो गया। मेरी इसमें अब क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी, वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है, अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी, तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है,
सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं, मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए, मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था, मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती कापी, मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया, लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या, ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे, उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए।
हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कफे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करें, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कफे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच। आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल का पा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कफे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ। जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊँ?
बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ हाँ माँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कौवे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल कौवा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कौवे की पूंछ वहीं रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कौवी के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गई? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे। उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल कौवा अपने घर चला जाता है। हाय हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाए हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल कौवा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली कभी भी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाए जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस बस बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कौवे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कौवे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कौवे के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कौवे शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है, बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ। बादल कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहां जाता है। अरे, ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है, वाइट एंड ब्यूटीफुल।
वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कौवा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी। बिजली कभी ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कभी वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आंखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद बिजली कभी के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन, बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कौवा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए। मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे। और हाँ, गोते के दौरान काय काय करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाएं। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना। ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कौवा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कौवे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कौवा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काय काय बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कौवा बिजली कभी को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कभी की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कभी पर डालती है और बिजली कभी की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे। आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी और तोते कबूतर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कभी गुस्से में बादल कभी के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है।
तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी, बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सावित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है, मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा, और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कफों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियां होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कफे के पास। मैं जानता हूँ वो कफे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कफों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कफे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कपों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कफों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कफे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा।
कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दूं? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन काफों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कप्पों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है, देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कप्पों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कभी वहाँ से चली जाती है। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कप्पों का है। वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है, जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कप्पों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे बादल, देखा तुमने? वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर
जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है।